हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर 9 पार्ट आ चुके हैं। आज हम 10th पार्ट पढ़ेंगे इसका, जो रिसेप्टर के ऊपर हम पढ़ रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अपने जो प्रीवियस वीडियो थे उसके अंदर हमने देखा था कि रिसेप्टर मोस्टली हमने 2 टाइप के पढ़े थे। एक वो रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, दूसरे वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। पहला है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद जो दूसरी क्लास है वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर, तीसरा है वो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनसाइड सेल, जिसके अंदर साइटोसोल और न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो आज की वीडियो में हम ये बचे हुए जो वीडियो है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर और साइटोसोल रिसेप्टर, ये सब हम चीज़ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इसका जो प्रीवियस वाला जो पार्ट था 9th नंबर वाला वीडियो, उसके अंदर हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो सबसे पहले हम जिस रिसेप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई एक एंजाइम लिंक्ड रहता है। अब ये रिसेप्टर का सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन का रिसेप्टर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इंसुलिन अपना एक्शन देता है वो किस रिसेप्टर के थ्रू देता है, तो वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देता है। इंसुलिन आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो इंसुलिन क्या थोड़ा बल्की मॉलिक्यूल रहता है, इसलिए वो सेल के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए उसका रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और रिसेप्टर कौन सा है, तो वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। ऑप्शन में आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी होगा, एंजाइम लिंक रिसेप्टर भी होगा, न्यूक्लियस रिसेप्टर भी होगा। तो आपको करना है इंसुलिन एक्शन देता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू। और अभी इस रिसेप्टर में क्या रहता है उसके बारे में अभी हम पीछे वाले जस्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। इसको हम कैटेलाइटिक रिसेप्टर या ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो बाहर वाला पोर्शन है और अंदर रहता है इंट्रा सेलुलर डोमेन। इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है, उसके अंदर क्या एक एंजाइम रहता है। अभी हम इसका एक फ़ोटो देखेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर का। तो ये जो रिसेप्टर है ये है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। देखो ये सेल आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें ये रिसेप्टर लगा हुआ है। तो रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल है। तो इसका एक आउटर पार्ट होता है जहाँ पे लिगेंड आके बाइंड होता है। लिगेंड मतलब ड्रग, केमिकल, एंडोजीनियस सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो रिसेप्टर पे बाइंड होती है उसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो ये लिगेंड बाइंडिंग साइट है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलते हैं। बीच में आपको पता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो बीच मेम्ब्रेन के अंदर घुसी रहती है। फिर नीचे वाला जो मेम्ब्रेन को उस साइड अंदर की साइड जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डोमेन बोलते हैं। अभी जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है यहीं पे ही क्या रहता है, एंजाइम्स रहते हैं। जैसे ही बाहर कोई ड्रग या लिगेंड आके बाइंड होगा यहाँ इस पोर्शन के अंदर, तो ये एंजाइम्स है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और आगे जाके ये अपना एक्शंस देते हैं। तो वो सब अभी हम एक एग्जांपल लेंगे इंसुलिन रिसेप्टर का, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपको रिसेप्टर दिख रहा है ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। अभी अपना एक्शन कैसे देता है ये हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जिसको हम बोलते हैं अल्फा साइट बोलते हैं। ये इंट्रा सेलुलर डोमेन है इस रिसेप्टर का जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा साइट बोलते हैं। अब होता क्या है, इंसुलिन जो प्रोटीन है जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स रहते हैं उसके अंदर भी अल्फा बीटा सब यूनिट रहती है। इस तरह से बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बने रहते हैं इस टाइप के। तो जब ये इंसुलिन इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड होगा तो जैसे ही अल्फा यूनिट है इस रिसेप्टर की एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर, उस पे इंसुलिन जब बाइंड होगा तो होगा क्या कि इसके अंदर जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है बीटा सब यूनिट में, इंसुलिन के इस रिसेप्टर की बीटा सब यूनिट में टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम्स रहते हैं। तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आपको पता है काइनेज एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो होता क्या है कि इस बीटा यूनिट पे जितने भी टायरोसिन अमीनो एसिड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, फॉस्फोरस ग्रुप आके जुड़ जाएगा। एटीपी से एडीपी बनेगी जिससे एटीपी के सारे फॉस्फेट ग्रुप इधर आके जुड़ जाएंगे। तो जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा तब ये क्या डाइमर फॉर्म में बनेगा। डाइमर मतलब ये दोनों नज़दीक आके चिपक जाएगी, दोनों जो डोमेन है ये चिपक जाएगी, तो डाइमराइजेशन प्रोसेस होती है। अब ये डाइमराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, देखो ये फॉस्फोरस ग्रुप भी जुड़ गए और डाइमराइजेशन प्रोसेस भी हो गई। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये इंसुलिन रिसेप्टर है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये सेल सरफेस रिसेप्टर है।
1 पास रिसेप्टर इसको बोलते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को 7 पास बोलते हैं, क्योंकि वो 7 बार पास होता है, और ये 1 बार होता है तो इसको 1 पास रिसेप्टर बोलते हैं। तो इसकी जो अल्फ़ा यूनिट है और बीटा यूनिट, अभी जो अल्फ़ा यूनिट है यहाँ पे इंसुलिन आके बाइंड हुआ। जैसे इंसुलिन बाइंड हुआ तो आपको पता है रिसेप्टर की जो बीटा यूनिट है यहाँ पे टायरोसिन काइनेज क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, और वो एंजाइम एक्टिव हो गए और इससे क्या डाइमेराइजेशन हो गया। और काइनेज जो एंजाइम है टायरोसिन काइनेज, ये हमेशा फॉस्फोरस ग्रुप को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डोमेन में जहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड थे वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो जैसे फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये जो रिसेप्टर है बीटा सब यूनिट, ये क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब ये जो बीटा सब यूनिट है जिसके ऊपर फॉस्फोरस ग्रुप है, इसने भी आगे जाके किसको एक्टिवेट किया, तो इसने आगे जाके इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट इसको एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे इसने फॉस्फोराइलेशन कर लिया। किसने, ये जो फॉस्फोरस ग्रुप थे टायरोसिन काइनेज, इसने इसको एक्टिवेट कर लिया। अभी जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। अब इंसुलिन का रिसेप्टर है, इसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होंगे, तो जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज नए ग्लूकोज बनते हैं अपने बॉडी के फैट से या फिर अपने बॉडी के प्रोटीन से, तो उस प्रोसेस को ये रोक देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, उस प्रोसेस को क्या करेगा, एक्टिवेट कर लेगा। या फिर ग्लूकोज के जो रिसेप्टर रहते हैं सेल के ऊपर, GLUT बोलते हैं, इसका नंबर बढ़ा देगा, जिससे क्या ग्लूकोज का ज़्यादा कंजप्शन सेल की ओर हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको ये जो इस सिग्नलिंग पाथवे से वो सारे प्रोसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको इंसुलिन अपना एक्शन कैसे देता है वो आपको पता चल गया। तो फाइनली हमने सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के अंदर हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अच्छे से पढ़ लिया। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बाद हमने एंजाइम लिंक रिसेप्टर अच्छे से देखा। इसके अंदर हमने एग्जांपल इंसुलिन का लिया था, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, उसके बारे में देखा। अब हम सेल मेम्ब्रेन का जो लास्ट रिसेप्टर है वो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम इनसाइड जो सेल के अंदर जो रिसेप्टर रहते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर और साइटोसोल रिसेप्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर है, हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आयन रेगुलेशन पाथवे देखा था, वो अलग चीज़ है, और आयनोट्रोपिक रिसेप्टर अलग चीज़ है। दोनों को एक जैसा मत समझना। तो ये जो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर है इसको हम बोलते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं। लिगैंड गेटेड मतलब लिगैंड बाइंड होगा तभी वो आयन चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपको ये दिख रहा है आयन चैनल है, तो जब इसके ऊपर लिगैंड बाइंड होगा तभी उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी आयन्स अंदर जाएंगे सेल के या बाहर जाएंगे सेल के, वैसे अपना इनका एक्शन आएगा। अब ये आयन कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, किसी का भी चैनल हो सकता है, वो एक्टिवेट होता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है वो है गाबा का। आपने गाबा का जो रिसेप्टर, मेरा अगर आपने आपने बारबीचूरेट और बेंजोडाइजिपिन वाली क्लास देखी होगी तो वहाँ पे मैंने गाबा रिसेप्टर के बारे में बताया था। इसको हम पेंटामेरिक आयन गेटेड चैनल बोलते हैं, क्लोराइड आयन गेटेड चैनल रिसेप्टर। तो इसमें देखो ये रिसेप्टर है, ये पूरा रिसेप्टर दिख रहा है आपको। इस रिसेप्टर को 5 बाइंडिंग साइड है, अल्फा साइड, बीटा साइड, तो अल्फा 2 है, बीटा 2 है, गामा, टोटल 5 बाइंडिंग साइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेंटामेरिक रिसेप्टर। और बीच में एक चैनल रहता है, वो किसका रहता है, वो क्लोराइड का चैनल रहता है। तो होता क्या है कि गाबा जो होता है अपना बॉडी के अंदर एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो अपना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब वो अल्फा बीटा पे बाइंड होगा तो ये चैनल एक्टिवेट हो जाएगा और क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा। जब क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि सेल के साथ सेल के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि सेल एक्साइटेड होगी नहीं, तो अपना सेल क्या डिप्रेशन हो जाएगा सेल के अंदर, तो एक्साइटेड है वो कम हो जाएगी सेल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह बेंजोडाइजिपिन में वो अल्फा गामा पे बाइंड होता है, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कभी वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंजोडाइजिपिन पेंटामेरिक रिसेप्टर पे कहाँ पे बाइंड होता है, अल्फा गामा, अल्फा बीटा, ऐसे ऑप्शन देंगे, बीटा बीटा, अल्फा अल्फा। तो अल्फा गामा पे बेंजोडाइजिपिन और अल्फा बीटा पे कौन है, गाबा। इस तरह से आपको याद रखना है। ये किसका चैनल लेता है, क्लोराइड चैनल लेता है। तो अगर आपने मेरा वो बेंजोडाइजिपिन वाला वीडियो देखा है तब वहाँ पे मैंने बताया था ये इस टाइप का रिसेप्टर रहता है पेंटामेरिक, इस टाइप का 5 रिसेप्टर इस तरह से सेल को क्रॉस करते हैं, ये पूरा रिसेप्टर है। तो जब यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन ड्रग बाइंड होगी तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और सेल के अंदर क्या जाएगा, क्लोराइड जाएगा।
तो आपको पता है सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर नेगेटिव रहता है। और जैसे क्लोराइड जाएगा तो मोर नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है नॉर्मल केस में -70 पोटेंशियल रहता है सेल का, तब अगर अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा जाएगा तो -90 हो जाएगा, -90, 95 इस टाइप का अंदर का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल। तो होगा क्या कि अगर इसको एक्साइटेड होना है तो एक्साइटेड होने के लिए आपको पता है +30 पोटेंशियल चाहिए, +20 चाहिए, +20 to 30 पोटेंशियल चाहिए। तो +20 to 20 तक पहुंचने में -90 से +30 तक पहुंचने में या 20 तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू -70 to -20। ये मैं आपको बता चुका हूँ एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ से कि नॉर्मल केस में क्या रहता है कि -70 पोटेंशियल है, जब एक्शन आता है तो इस तरह से एक्शन आता है -30 तक, और एक्शन आ जाता है, फिर ये एक्शन धीरे धीरे वापस डीपोलराइजेशन से वापस रीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर पोलराइजेशन ऐसे हो जाता है। पर अगर मैं गाबा वाली जो ड्रग देता हूँ या बेंजोडाइज़ेपिन का ड्रग देता हूँ किसी इंसान को, तो उसका सेल का जो -70 है तो ऑलरेडी उसका पोटेंशियल -90 हो जाएगा। तो उसको -90 से +30 आने में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो सेल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हो वीडियो ऊपर से, अगर आपको अच्छे से जानना हो तो फाइनली हमने सेल मेम्ब्रेन वाले जितने रिसेप्टर हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इनसाइड सेल वाले जो रिसेप्टर है, साइटोसोल रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर, इसके बारे में देखेंगे। अभी जो इनसाइड सेल रिसेप्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है, बीच वाला ये सारा ये दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। तो अगर कोई रिसेप्टर वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है तो उसको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलते हैं। अगर कोई रिसेप्टर न्यूक्लियर के ऊपर रहता है उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे कि अपने सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, और भी बहुत सारे सेक्स हार्मोन है, थायराइड वाला जो हार्मोन है वो, उन सब के जो रिसेप्टर रहते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर रहते हैं। अब अपने जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मिनरलोकोर्टिकोइड है, जो आपने स्टीरॉइड देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे, मेरा स्टीरॉइड के ऊपर भी अलग से वीडियो बना हुआ है, तो उसके जो रिसेप्टर रहते हैं वो साइटोसोल वाले रिसेप्टर रहते हैं। विटामिन डी है, उसका भी रिसेप्टर कौन सा रहता है, साइटोसोल का रहता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो सेल के अंदर जिनके रिसेप्टर रहते हैं, तो याद रखना वो जितने भी मॉलिक्यूल या जितने भी एंडोजीनियस सब्सटेंस या जितने भी वो लिगेंड्स है, उनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्या रहता है, कम होता है, तभी तो वो सेल के अंदर क्रॉस कर पाते हैं। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा उन ड्रग का या उन लिगेंड का, तो हाईली लिपिड सोल्यूबल होंगे, तभी तो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। तो ये 2-4 कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए कि जिन ड्रग के रिसेप्टर सेल के अंदर रहेंगे तो उन ड्रग में उनके ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उनके जो रिसेप्टर सेल के इनसाइड लोकेटेड रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं वो। और मोस्टली जो ड्रग आती है वो जैसे कि थायराइड हार्मोन वाले जो T3 T4 वाले जो हार्मोन है उनके रिसेप्टर सेल के अंदर रहते हैं। स्टीरॉइड जितने मैंने आपको बताए, सेक्स हार्मोन वाले जो स्टीरॉइड है उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं। और जो ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड है, एल्डोस्टेरोन वगैरह, ये सब उनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, साइटोसोल के अंदर। इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, आप गूगल पर सर्च करना, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप वो एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इन ड्रग के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, साइटोसोल रिसेप्टर, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम देखेंगे। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही रहता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई ड्रग है, हार्मोनल ड्रग है या फिर अपने बॉडी का ही कोई हार्मोन है, वो क्या करेगा, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। अगर उसका रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर है तो साइटोसोल के अपने रिसेप्टर पे जाके वो ड्रग क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। अगर उस ड्रग का रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर है तो ये ही ड्रग कहाँ आ जाएगी, उसके न्यूक्लियर रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाएगी। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। अब ये साइटोसोल पे जैसे बाइंड हुआ तो ये रिसेप्टर अभी डाइमर बाइमर बनाते, ये सब भूल जाओ। ये रिसेप्टर और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स है ये आएगा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। इस केस में न्यूक्लियस के ऊपर ये रिसेप्टर, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ड्रग और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बना है वो दोनों ही केस में न्यूक्लियस के अंदर ही जा रहा है। तो जैसे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पे डीएनए के पास आएंगे और डीएनए के अंदर ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इंड्यूस करेंगे। अब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, तो ये जो रिसेप्टर है इनके पास कुछ मैसेज रहता है, वो डीएनए को बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डीएनए क्या करता है, एमआरएनए बनाता है।
तो डीएनए जैसे क्या एमआरएनए बनाएगा, तो एमआरएनए क्या है, एक मैसेंजर आरएनए है जो कुछ मैसेज लेके जाता है, डीएनए से निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो एमआरएनए बाहर आएगा और फिर आपको पता है राइबोसोम पे ऊपर जाके एमआरएनए बाइंड होगा, और आपको पता है राइबोसोम से फिर ये क्या बनाता है, तो आपको पता है सब कुछ, ये प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हुआ क्या, पहले ड्रग बाइंड हुई रिसेप्टर पे, फिर रिसेप्टर ड्रग का कॉम्प्लेक्स डीएनए के अंदर गया, फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ, एमआरएनए निकला, फिर वो एमआरएनए साइटोसोल के अंदर आया, फिर उस एमआरएनए क्या बनाया, प्रोटीन बनाया बाय हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो जैसे ही प्रोटीन बना, तो वो जो प्रोटीन बना है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। फिर वो प्रोटीन अपने बॉडी के बाहर आएगा और अलग अलग अपने फंक्शन मतलब प्रोड्यूस करेगा, जो भी डिजायर फंक्शन है उस पर्टिकुलर ड्रग के, वो फंक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन करेगा। वो प्रोटीन में भी रिसेप्टर बना सकता है, वो प्रोटीन में भी कुछ अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर या कुछ केमिकल बना सकता है जो अपने बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, बायोलॉजिकल एक्शन डालते हैं। अब आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, देखो ये सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर और सेल इनसाइड वाले, ये दो क्लास हमने रिसेप्टर की पढ़ी। तो ये जो बाहर वाली जो क्लास है सेल सरफेस वाली, ये क्या करेंगे, ये ड्रग जितनी भी अपना एक्शन कितना जल्दी फास्ट देगी, जैसे ही ड्रग बाइंड हुई रिसेप्टर पे तुरंत बायोलॉजिकल एक्शन आएगा और थोड़ी देर में बायोलॉजिकल एक्शन ख़त्म भी हो जाएगा। मतलब एक्शन फास्ट है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एक्शन जल्दी दिया, ख़त्म क्या होगा, जल्दी एक्शन भी ख़त्म जल्दी हो गया। बट ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, इसमें आपको पता है कि होगा क्या, कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो डीएनए के अंदर जाएगा, फिर वो एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए से टीआरएनए से प्रोटीन बनेगा राइबोसोम से, फिर वो प्रोटीन जाके अपना एक्शन देता है। तो ये जो इनसाइड सेल वाले रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर और सेलुलर रिसेप्टर, ये सबसे पहले तो ये अपना एक्शन बहुत स्लो देते हैं, मतलब टाइम लगता है एक्शन आने में। जब एक्शन देते हैं तो इनका एक्शन क्या रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब एक लंबे टाइम तक एक्शन रहेगा। पहले एक्शन देंगे स्लो, कि आज आपने दवाई ली है तो 3-4 दिन बाद अब इसका ड्रग का एक्शन आएगा, पर जो एक्शन आएगा वो आगे वाले 20 दिन तक चलेगा। पर ये जो पहला जो क्लास हमने पढ़ी जो सेल सरफेस की, उसने आज आपने मेडिसिन ली, आज इसने एक्शन दिया और कल तक एक्शन ख़त्म भी हो गया। तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली हमने रिसेप्टर सारे पढ़ लिए हैं। फार्माकोडायनामिक में रिसेप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने रिसेप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, और इतना ही फार्मेसी में एग्ज़ाम में पूछे जाते रिसेप्टर के बारे में, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और भी आप डीप में देख सकते हो अच्छी अच्छी बुक्स में, पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। कम टाइम में एफिशिएंट चीज़ें पढ़ना जो एग्ज़ाम में आ जाए टू द पॉइंट, तो वही स्मार्ट जो तैयारी होती है उसी को हम स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा, जो वो इस जनरल फार्माकोलॉजी का लास्ट वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम फार्माकोडायनामिक के जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, एफिकेसी है, एफिनिटी है, पोटेंसी है, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें हम रिवाइज़ करेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन कितने टाइप के रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, फिर अपनी जनरल फार्माकोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।